नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मां हीराबा का आज तड़के हुआ निधन। देश भर सहित उत्तराखंड के शोक की लहर। सीएम धामी ने ट्वीट कर व्यक्त किया दुख। बाबा केदारनाथ से की प्रार्थना। रुड़की में एनएच 58 पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का हुआ एक्सीडेंट। गंभीर हालत में मैक्स अस्पताल में कराया भर्ती। अधिकारियों को दिए निर्देश। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने ली समीक्षा बैठक। 200 करोड़ की योजनाओं को लेकर दिए निर्देश। सीवरेज, पेयजल, बिजली से जुड़ी योजनाओं को लेकर ली जानकारी। हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर विधायक ने जनप्रतिनिधियों से डीएम और एसपी से की मुलाकात। हटाए जा रहे लोगों के विस्थापन की मांग, सरकार भी करे मदद। और नए साल से पहले मसूरी में हुआ सीजन का पहला हिमपात। बर्फ की फाहे गिरने से पर्यटकों के खिले चेहरे। आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का तड़के निधन हो गया। हीराबा के निधन पर उत्तराखंड में भी शोक व्याप्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर दुख और संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा केदारनाथ से प्रधानमंत्री और समस्त परिवारजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति और दिव्यांगात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। ओम शांति। विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों और उद्योगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों पर भाजपा नेताओं को दायित्व देने की शुरुआत अगले वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व से हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने औपचारिक बातचीत में उनके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के दायित्व दिए जाने के संबंध में 2 दौर की बैठक हो चुकी है। जल्द ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ इस विषय को लेकर बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद दायित्व वितरण के लिए संभावित कार्यकर्ताओं की सूची सरकार को सौंप दी जाएगी। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति पर्व पर कुछ पार्टी नेताओं को दायित्व सौंपकर उनकी शुरुआत की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार कोटद्वार समेत 3 संगठित जिलों की टीम का भी गठन नहीं हो पाया है। इस बारे में कसरत पूर्ण कर ली गई है और बुधवार को इन जिलों की टीमें घोषित कर दी जाएगी। इसके अलावा भाजपा और ओबीसी मोर्चों की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी 1-2 दिन में कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी तक सभी मंडल इकाइयों का गठन कर दिया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा हल्द्वानी नगर निगम के लिए की गई 2000 करोड़ की योजनाओं की समीक्षा बैठक आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ली। विकास योजनाओं को लेकर अजय भट्ट ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई और समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने हल्द्वानी शहर में सीवरेज, पेयजल, बिजली से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम से जुड़ी सभी योजनाओं की डीपीआर बन चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी योजनाओं का श्री गणेश हो जाएगा और हल्द्वानी शहर आदर्श सिटी में शामिल हो जाएगा। ₹2000 करोड़ की घोषणा हुई थी यहाँ पर कि हल्द्वानी नगर का समुचित संपूर्ण विकास हो, और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब वो 2200 करोड़ तक
बजट जा रहा है। अधिकारी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। डीपीआर बन चुकी है। कुछ बहुत छोटा पार्ट अभी बनना शेष है। जब ये बन जाएगा तो हल्द्वानी क्षेत्र का पूरा नक्शा बदल जाएगा। रुड़की के नारसन बॉर्डर के पास कार हादसे में घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। विशेषज्ञों की टीम ऋषभ पंत के उपचार में जुटी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है। बता दें कि दिल्ली रुड़की हाईवे पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना हरियाणा रोडवेज चालक और परिचालक को दी गई, जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायल ऋषभ पंत को अस्पताल भिजवाया। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष गायनिक ने ऋषभ पंत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर है। वे पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर की पूरी टीम चेक करके उसके बाद ही आगे की जानकारी देगी। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। सर बात देखिए, प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रिफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। ऋषभ पंत के हादसे की खबर से उनके परिजन और आसपास के लोगों में काफी चिंता बनी हुई है। उनकी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऋषभ अपनी मां से मिलने के लिए दिल्ली से रुड़की आ रहे थे और नारसन पार करते ही NH 58 पर यह हादसा घटित हो गया। ऋषभ पंत की गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना हमारे लिए बहुत ही दुखद है और लेकिन गाड़ी की हालत को देख के लगता नहीं है कि मतलब कोई उसके अंदर बच पाएगा। भगवान की बड़ी असीम कृपा रही कि हम ऋषभ पंत जो है उसमें से सुरक्षित थोड़ा बहुत चोटिल होके निकल गए हैं। भगवान ने बहुत मतलब जो है उनकी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और क्षेत्र में बहुत ही सभी लोगों को दुख हुआ है इस बात का। हम उनके घर पर आए हुए हैं, उनकी मम्मी अभी घर पर नहीं मिली, वो भी हमें लगता है कि देहरादून मैक्स में चली गई होंगी, और हम उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कृपा करते हैं और वो मैदान में फिर अपना परचम लहराएं, हमारे तिरंगे को ऊंचा करें। हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के लिए परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 यानी राज्य के 25 वर्ष होने तक राज्य को नशे मुक्त, टीबी से मुक्त और पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में जाकर उनके द्वारा बैठक ली जा रही है। नैनीताल जिले में भी पुलिस प्रशासन सहित सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ साथ ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए अपराधियों की धरपकड़ और व्यापक कार्य योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। सरकार एक उस पर कठोर एक्टिव बना रही है और मुझे लगता है कि अगली कैबिनेट में ये भी आ जाएगा। साथ में जहाँ से भी ये बातें आ रही हैं या जहाँ से भी ये सप्लाई हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी पुलिस को हमने सभी SSP DGP को भी आदेश दिया सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि हमको ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाना है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण को लेकर विधायक सुमित हृदयेश के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रेलवे अतिक्रमण के दौरान हटाए जा रहे लोगों के विस्थापन की मांग की। जिला प्रशासन से मांग करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में 4500 से अधिक परिवार है जो सीधे बेघर हो जाएंगे। ऐसे में ठंड में मानवता को देखते हुए उन्हें समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी इसमें आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वहां के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए तो उनसे हमने जानकारी ली कि संज्ञान मुख्यमंत्री जी को है, तो उन्होंने बताया कि पूरा संज्ञान भी है और हमने उनको अवेयर कराया कि 4500 अगर खुदा ना खास्ता 1% सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो कैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारी जानकारी, क्योंकि जिला के हमारे अधिकारी हैं और पुराने अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी हैं, तो ये सारी चीज़ों से अवगत भी उन्हें कराया। जिलाधिकारी से मिलने का हमारा सिर्फ यही मतलब था कि हमें पता है कि जो भी कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट से होना है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमारी कोशिश है जल्द से जल्द हमें जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी राहत भरी खबर मिले जिससे लोगों को जो परेशानी है वो दूर हो जाए। लेकिन डीएम साहब से भी हमारा यही कहना था और हम लोग जो मिलकर सब लोग यहाँ पर आए थे, हम लोग यही कहना आए थे कि आपके जो जब तक ये ठंड का माहौल है और अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा आदेश जब तक या कुछ फैसला ना आए तब तक हमें कुछ राहत दी जाए। उत्तरांचल उत्थान परिषद की ओर से प्रकल्प संयोजक मनोज पाठक और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख के द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए लोकहित में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ और छाती रोग विशेषज्ञ, आंखों के रोगों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और दूसरी ओर रक्तदान के लिए नौजवानों ने भी भारी संख्या में भाग लिया। बेलपड़ाव पत्तापानी क्षेत्र में सेंट पीटर स्कूल में आज एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से यहाँ पर आईआरबी के कमांडेंट श्रीमान सुखवीर जी ने स्वयं रक्तदान करके उस कैंप का प्रारंभ किया। और मुझे लगता है श्रेष्ठ लोगों के इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। नेत्र रोगी विशेष रूप से, जिनको कि चश्मा निःशुल्क प्रोवाइड होना है और साथ ही जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अगली खबर की ओर, हल्द्वानी में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बनभूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान महिलाओं के साथ ही बच्चे और बुजुर्ग भी कैंडल मार्च में शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार से अतिक्रमण न हटाए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना चाहती है तो सबसे पहले उनको विस्थापित किया जाए। कैंडल मार्च को देखते हुए बनभूलपुरा में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई, जहां पुलिस सुरक्षा के बीच कैंडल मार्च निकाला गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ ही विधायक सुमित हृदयेश भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। देखिए, पहले कल ही जब हम लोगों ने यहाँ संवैधानिक तरीके से जब धरना रखा था, उसके बाद समापन में पहले ही कहा गया था, जो हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया है और आज जिलाधिकारी से मिले थे और हम लोगों ने आज परमिशन मिली कि आप सिर्फ बनभूलपुरा क्षेत्र में ही यहाँ पर जुलूस के कैंडल मार्च निकालेंगे शांतिपूर्वक। वो शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया है और हर आदमी पीड़ित था, जो पीड़ित परिवार थे, महिलाएं, बच्चे, आदमी सब सड़कों पे उतरे और शांति पूर्वक निकाल के सब अपने अपने घर चले गए। और मेरी अपील यही है, कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि हमें आगे परेशानी हो। आज हमने हमारा ये कल ही तय हो गया था, हमने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालने का हमने लोगों से यही अपील करी है, किसी तरीके की कोई ऐसी वो न करें और हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है। 2 तारीख को हमारी 2 या 3 तारीख में हमारा केस फैल चुका, वहाँ से हमें ऊपर वाले से उम्मीद है कि हमें स्टे जरूर मिलेगा। नए साल के जश्न को लेकर नैनीताल पर्यटकों का स्वागत करने को बेताब है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस ने भी नए साल के जश्न को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। नैनीताल के मॉल रोड को लाइटों से सजाया गया है। इसके अलावा पर्यटकों की गाड़ियों के लिए भी अलग से पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं।
बाहर से आने जाने वाले पर्यटकों के लिए अलग से रूट प्लान तैयार किया गया है। किसी भी पर्यटक को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आपने देखा होगा होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से हम लोगों ने जरा जो लाइटिंग की व्यवस्था इस बार डिफरेंट तरीके से कर रखी है, तो उसको भी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि कम से कम जब तक के जाड़ों का सीज़न ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमारी लाइटिंग की व्यवस्था वैसी रहेगी, क्योंकि वो एकदम यूनिक आपको लुक दे रहा है नैनीताल का रात को। और जहाँ तक ट्रैफिक की व्यवस्था है, वहाँ पे जितने भी आपके बाहर के मोटरसाइकिल्स हैं, टू व्हीलर्स, हम उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। जो ट्रैफिक जो है आपका उधम सिंह नगर से होते हुए आएगा, वो लाल कुआं होते हुए तीन पानी से आपका नरीमन चौराहे से होते हुए नैनीताल की ओर जाएगा। इसमें टू व्हीलर्स के लिए केवल नैनीताल के टू व्हीलर्स को ही अलाउड कर रहे हैं हम लोग 31 में ऊपर जाने के लिए। उसके अलावा अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट के आपका टू व्हीलर्स को हम अलाउड नहीं करेंगे। इसमें 70% से ऊपर जब पार्किंग पैक हो जाएगी नैनीताल की, तो रूसी 1 और 2 को हम लोग चलाने जा रहे हैं। रूसी 1-2 पे CCTV भी लगाए जा रहे हैं। नववर्ष 2023 की शुरुआत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में कई सैलानी देश विदेश से उत्तराखंड पहुंचे हैं, तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती है, जिसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिले में व्यवस्था और अनुशासन को कायम रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं SP सिटी सरिता ढोभाल का कहना है कि नव वर्ष के दौरान पुलिस फोर्स का सख्त पहरा नजर आएगा। जैसे क्योंकि नया साल आ रहा है तो काफी पर्यटक यहाँ आते हैं, स्पेशली मसूरी में, तो ट्रैफिक और चक्राता में नाका मंडल साइड में, तो ट्रैफिक पुलिस को बता दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी बता दिया गया है कि इस टाइम पे व्यवस्थाएं बना के रखें और किसी को कोई असुविधा नहीं। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे तो हम लोग हमेशा चेकिंग करते हैं, और इस बार भी हमारी क्योंकि ड्यूटीज़ 24 घंटे हैं, बैरियर पॉइंट्स हैं, ड्यूटी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना की जाए और एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो कम रहे। क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र सहसपुर द्वारा डोईवाल तहसील के रानी पोखरी के रेशम फार्म में 5 दिवसीय कृषक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 25 किसानों को वैज्ञानिक और प्रभारी द्वारा 5 दिवसीय कृषक कौशल प्रशिक्षण देकर रेशम कीट पालन के जुड़ी जानकारी से अवगत करवाया और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों ने कहा कि हम प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहद खुश हैं और इस तरह के प्रशिक्षण से हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार, ये लगातार जो है इस प्रकार के कौशल प्रशिक्षण किसानों का, रेशम किसानों का करता रहता है। और इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का सहयोग से जो है इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है। हम जो है लगातार इस प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा जो है किसानों का कौशल में वृद्धि करते हैं, और जो भी नए नए तकनीकी अनुसंधान होते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से, उसकी जानकारी तमाम जानकारी हम अपने किसान भाइयों बहनों को देते हैं। और मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी मिली है कि हमें इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, रेशम के बारे में, कीड़ों के बारे में, कैसे कैसे पाले जाते हैं, और इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा उसके बारे में जो हमने यहाँ से सीखा। सबसे पहले तो साफ़ सफाई के बारे में यहाँ हमें सिखाया गया और बताया गया है कि कैसे कैसे कीड़े आने से पहले उनकी सफाई करनी चाहिए, घर में किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमने यहाँ के सीखा। सबसे पहले हमें पीएम नरेंद्र मोदी की माता का निधन हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक विनोद चमोली समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।
हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माता हीराबेन जी संघर्ष और संस्कारशील माता का एक उदाहरण है, क्योंकि उनके संस्कार ने ही देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व दिया है। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज सुबह ये दुखद समाचार मिला है। हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा की क्या शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैंने कहा ये आपको ऐसे चरण स्पर्श कर रही हो तो ठीक है, लेकिन आप भी उसी में आपने उनके चरणों में सिर नवाया है। उन्होंने कहा ये भी एक साध्वी हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे पुत्र को जन्म दिया है, ये साधारण नहीं है। और मुझे इन्होंने अमाउंट मुझे याद नहीं है, शायद 1000-2000 रुपये दिए। कहा कि नरेंद्र जब प्रधानमंत्री बन के गया यहाँ से तो वो मुझे ये धनराशि दे गया था। मैंने कहा माता जी सब न दीजिए, थोड़ा रख लीजिए। उनका नहीं फिर आ जाएगी। दान भी उन्होंने दिया। तो वो वीर प्रसूता थी और वास्तव में एक साध्वी थी। देखिए आज सुबह तड़के जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ है और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आज सभी प्रदेशवासियों को कहा है कि सब अपने अपने कामों को यथावत रखें। और मैं कह सकता हूं कि एक प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा दिल है कि इस शोक की घड़ी में भी हों। आज बैठक भी कर रहे हैं, सुबह तड़के जो है गुजरात गए हैं और हम सबको इसकी प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ऋषभ पंत का एक एक्सीडेंट हुआ क्रिकेट में। जी मेरे अभी सियोमो। इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।